ये तो एक अलग सेक्टर है। वो आपके रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं, वो आपकी शिक्षण संस्थाएं हो सकती हैं, वो औद्योगिक प्रतिष्ठान भी हो सकते हैं जहाँ पे ये जिनका उत्पादन जो लोग इसके उत्पादन में लगे हैं। तो 3 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठान जहाँ इनका उत्पादन हो रहा है वो भी इस पर शोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको बाजार के हिसाब से काम करना है। उनको हर 6 महीने में एक नया प्रोडक्ट लाना है। अगर वो नहीं लाएंगे तो उनके साथी ने बनाना शुरू कर दिया। अब आप मान लो LED बल्ब बनाना शुरू करते हो, 10 लड़के एक साथ काम शुरू करते हो, तो 10 के 10 शुरू में तो एक साथ चलोगे, लेकिन बाजार में आपको अपना कंपटीशन रखने के लिए आपको अपने साथी जो बना रहा है उससे कुछ अच्छा देना पड़ेगा। चाहे वो क्वालिटी में दो, चाहे वो इनोवेशन में दो, कुछ नया दे, उसका शेप बदलो, उसका साइज़ बदलो, उसकी एफिशिएंसी बदलो, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। अब आपकी जो ये जो विकास की बात मैं कर रहा था, तो उसमें शिक्षण संस्थाओं की अलग भूमिका है। वो एक लैबोरेटरी बेस्ड रिसर्च का, कुछ ऐसे हमारे रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो कि सिर्फ इसी काम के लिए बनाए गए। हमारा मुख्य उद्देश्य शोध का नहीं, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि तकनीकी शिक्षा के साथ में स्नातक, परास्नातक और शोध छात्रों को तैयार करें। उसके साथ में हमारा विश्वविद्यालय बनने के बाद हमारी एक जिम्मेदारी पैदा हुई कि हम इस समाज के लिए भी जो आवश्यकताएं हों उसकी पूर्ति करें। उस उद्देश्य से मैं यहाँ पे देखने आया था, क्योंकि आप मेरे पास एक बार गए थे, आपने मेरे से कहा कि हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा जा करके देखते हैं देवरिया में अगर ये काम कर रहे हैं तो हम गोरखपुर में इस तरह की फैसिलिटी गोरखपुर के बच्चों के लिए भी उपलब्ध कराएं। तो आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी क्षमताओं के हिसाब से करिए, और अपने अंदर जो क्षमताएं ना हों उनको पैदा करने का प्रयास करिए। और इसी के साथ में आप ये भी देखिए कि आपके जो साथी हैं उनके अंदर क्या, किस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है, वो किस दिशा में जा रहे हैं, उनसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करिए ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। आपकी ग्रोथ के लिए कंपटीशन बहुत जरूरी है, लेकिन कंपटीशन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि वो आगे निकल रहा है तो उसको खत्म करो। ये नकारात्मक प्रतिस्पर्धा है। एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा लाइए। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा मतलब कि उसने अगर ये चीज़ बनाई, अगर उसका प्रोडक्ट 42 रुपये का है तो मैं 41 रुपये का दूँगा। अगर उसका प्रोडक्ट, आपने साहस आनी चाहिए, जो साहब बता रहे हैं यही चीज़ आनी चाहिए। हम मार्केट को कम से कम दाम में बनाएं। आप आज देखिए कि भारतवर्ष के अंदर चीन का जो सामान है, वो कहते हैं कि चीन ने डंपिंग ग्राउंड बना दिया। ये चीज़ रिकॉर्ड पे मत ले लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो चीन का सामान है, लेकिन आम धारणा है कि जो चीन का सामान है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन भी हर तरह का सामान बनाता है, वो हर तरह की मार्केट को कैटर करता है। वो A ग्रेड की मार्केट को भी कैटर करता है, B ग्रेड की मार्केट को भी कैटर करता है, C ग्रेड की मार्केट को भी कैटर करता है। उसको रूरल मार्केट जहाँ की जैसी पेइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है। आप यूरोपियन वर्ल्ड में जाएंगे, आप देखेंगे कि अगर आप किसी मॉल में चले जाएं तो वहाँ पे कपड़ा या तो पाकिस्तान का होगा या बांग्लादेश का होगा या इंडिया का होगा, वो टंगा होगा यूनाइटेड स्टेट्स के किसी मॉल में। आप वहाँ देखेंगे पीतल का सामान होगा, हो सकता है वो मुरादाबाद का होगा या अम्बाला का होगा या जलंधर का होगा या लुधियाना का होगा, लोहे का सामान वहाँ का हो सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। वो अपना कुछ नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, उनके इकोनॉमिक मॉडल अलग तरह का है। उनको मालूम है कि इसको बनाने में हमारे पास इतना ह्यूमन रिसोर्स है, हम इसको दूसरी दिशा में लगाते हैं। हमारे पास जो मानवीय शक्ति है, जो आप लोग हैं, आप लोग इसको उपयोग करें, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें और इतना बड़ा सेंटर क्रिएट कर दें कि पूरे विश्व के लिए आप LED बल्ब सप्लायर बन जाए। लेकिन उसके लिए आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट, तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में सस्टेन करेंगे। अभी जैसे ये बना रहे हैं, जब आप इसको बनाने लगेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें लगाने के बाद इतने लाइफ इसकी इतनी है, तो उसकी लाइफ बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एनर्जी कंजम्पशन कम है, अब ज़्यादा है, उसको कम करने का प्रयास करेंगे। उसकी रोबस्टनेस बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रोडक्ट जब तक रोबस्ट नहीं होगा तब तक वो मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं होता। अभी जैसे आपने एक बायोगैस रिएक्टर बनाया, कहा कि हम इसमें जो ह्यूमन वेस्ट है उसको यूज़ करके हम मीथेन जनरेट कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर श्रीवास्तव ने एक बात कही कि उससे, अगर मैंने कहा कि कुकिंग के लिए डायरेक्टली यूज़ करिए, उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर एक भावना है कि वो ह्यूमन वेस्ट से निकली हुई गैस है, तो उससे हम खाना नहीं बनाएंगे, तो आप उससे बिजली बनाएंगे। तो बिजली बनाएंगे तो वो एक एनर्जी कन्वर्जन, एक प्रोसेस बीच में आ गया। अगर आप उसको सीधे बर्न कर लेते तो आपकी एफिशिएंसी, उसका एफिकेसी ज़्यादा होती, ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ होता। अगर मान लो मीथेन निकल रही है, उसको सीधे जला लो तो बीच में कोई कन्वर्जन तो हुआ नहीं, तो कन्वर्जन की जो इनएफिशिएंसी है वो आपने बचा ली।
लेकिन अगर आपको अल्टरनेटिव चलाना है, उससे आपको बिजली पैदा करना है और वो एक स्वीकार्य व्यवस्था है, तो उसको उस दिशा में भी काम किया जा सकता है। आपने जो रिएक्टर बनाया, मुझे नहीं मालूम कि तकनीकी रूप से कितना वो सस्टेनेबल होगा, मेरी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस प्रकार के जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं या जो भी जहाँ पे कम्युनिटी लिविंग है, जैसे अब अपार्टमेंट्स बनते हैं, उनके भी टॉयलेट्स के जो सम्प हैं वो एक ही जगह होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें लगाई जा सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक सोशल लिमिटेशन है, सामाजिक सीमाएँ हैं। तो आप जो प्रोडक्ट डेवलप करेंगे उसमें सामाजिक सीमाएँ भी आएंगी। जब बिजली नहीं होगी तो एलईडी किस में लगाओगे? तो बिजली पैदा करने के लिए सोलर सेल का इस्तेमाल करना है। सोलर सेल से आप बिजली पैदा करो और चूँकि कम आपको बिजली मिलती है उससे आप एलईडी यूज़ करो। तो ये एक जो सर्किट तैयार किया जा रहा है जिसमें कि जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के, उनकी कमी हो रही है, तो गैर परंपरागत स्रोत पे हमें जाना पड़ेगा। जितनी जल्दी चले जाएं उतनी जल्दी समाज के लिए अच्छा है। और गैर परंपरागत स्रोत में भारतवर्ष के लिए चूँकि एक वरदान है प्रकृति का कि हमारे पास सफिशिएंट सनशाइन उपलब्ध है। जो सौर ऊर्जा है, जो सूर्य की रोशनी है प्रचुर मात्रा में, उस सूर्य की प्रचुर मात्रा में जो रोशनी उपलब्ध है उसका यदि हम इस्तेमाल करें, उससे हम बिजली पैदा करें। क्योंकि इंसान का जो ये सभ्यता है, इस सभ्यता का विकास सिर्फ आराम देना है, वही एक कारण है। पहले लोग पेड़ के नीचे रह लेते थे, अब घर बनाने लगे, बिल्डिंग बनाने लगे, ईंटों की बनाने लगे। पहले मिट्टी की बनाते थे, फिर ईंटों की बनाने लगे। आराम, उसमें मिट्टी की में दिक्कत क्या होती थी, बारिश में बह जाएगा या पानी टपकने लगेगा, तो ईंटा इस्तेमाल करने लगे। ईंटा इस्तेमाल करने लगे तो दिक्कत हुई कि उसमें जो इंसुलेशन है, जो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, अंदर का जो टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी, पहले कपड़े का पंखा लगाते थे, तो कहा नहीं बिजली से कोई मैकेनाइज्ड पंखा बनाओ। तो ये पंखे बनते गए, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, तो ये पंखे आ गए। अब इस पंखे से भी काम नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा आदमी को लगता है कि हम जितने दिन रहें इस दुनिया में कुछ ना कुछ करते रहें, उसका बस चले तो वो सोने भी ना जाए, है ना, हर समय काम करता रहे। तो उसने कहा कि अब एयर कंडीशनर बना लो। एयर कंडीशनर बन गए। अब ये सब बनाते तो हम चले जा रहे हैं, लेकिन उसका प्रकृति पे भी कुछ कुप्रभाव है, उस कुप्रभाव को भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये बात यहाँ पे इसलिए ला के अब ख़त्म करूँगा कि आप जो कुछ भी तकनीकी का विकास हो रहा है या होगा, या आपके माध्यम से होगा या हम सबके माध्यम से होगा, एक चीज़ दिमाग में सदैव रखिए कि हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, और इस स्तर तक दोहन ना कर दें कि हमारा जीवन अब स्वतः किसी संकट में पड़ जाए। तो जीवन को संकट में डालने से बचाने के लिए अच्छा है कि हम उन स्रोतों का इस्तेमाल करें जो कि प्रकृति के करीब, जो नेचर फ्रेंडली समझते हैं ना, जो प्रकृति के करीब हों, जिससे कि हम प्रकृति के करीब रह सकें। अगर मान लीजिए कि ये भारतवर्ष में तो बहुत ये उस तरह से बारिश नहीं होती, तो हमारी छतें फ्लैट होती हैं, तो हमारी छत फ्लैट होती है तो उस पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जगह ऐसी है जहाँ बहुत बारिश होती है तो वहाँ टेपर्ड रहती हैं छतें, तो वहाँ छत का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, उनकी अपनी सीमाएं हैं। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आप उस देश में पैदा हुए जिस देश के अंदर सारे मौसम हैं, जिस देश के अंदर सारी भौगोलिक, विश्व की सारी भौगोलिक परिस्थितियाँ भारतवर्ष के अंदर, पहाड़ भी है, समुद्र भी है, नदियाँ भी हैं, नहरें भी हैं, तालाब भी है, हरे भरे जंगल भी हैं, सब कुछ, ठीक है ना। तो ये एक युवा होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस जिम्मेदारी को समझें और इस बात को अपने साथियों में भी फैलाएं और ये महसूस कराएं कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये जो हमारी सभ्यता है ये विकसित हो, और सभ्यता का विकास कंफर्ट से होता है। सब लोग चाहते हैं कि पहले मोटर व्हीकल बनी, मोटर गाड़ी बनी, वो चलती 5 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर स्पीड बढ़ती गई 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, आज 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक की आपकी मोटर व्हीकल बना है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दें और आराम से करें। तो जो सहजता जीवन में हम लाना चाहते हैं उसके लिए हम विकास करते हैं, और ये एक आपके अंदर एक जो इच्छा शक्ति है वो पैदा करता है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये आपके अंदर एक इच्छा शक्ति है कि आप चाहते हैं कि आप एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के क्षेत्र में कुछ काम करें। एक आपका बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है और इच्छाएँ बड़ी बड़ी रखिए, उद्देश्य बड़े रखिए, जीवन में बहुत ऊंचा सोचिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ छोटी सी असफलता से आप हताश हो जाएं और वही आपके जीवन की अंतिम सफलता हो। प्रयास करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
अपनी क्षमताओं का विकास करिए और आपकी जो सीमाएं हैं उसका आकलन जरूर करिए। ठीक है, आपकी जो सीमाएं हैं उसका आकलन कर लीजिए। मनुष्य दिखता एक जैसा है, लेकिन उसके अंदर मेरे अंदर कुछ प्लस होगा, कुछ आपके अंदर प्लस होगा, कुछ मेरे अंदर माइनस होगा, कुछ आपके अंदर माइनस होगा, कुछ प्लस होगा। तो आपकी जो व्यक्तिगत सीमाएं हैं उसका आकलन अवश्य कर लें। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो एक दूसरे की अच्छाइयाँ स्वीकार करते जाइए, बुराइयाँ छोड़ते जाइए। नकारात्मकता जीवन में मत लाइए, सकारात्मक रुख रखिए। अगर कोई दुर्घटना भी हो जाए तो ये मान के चलिए कि इसके पीछे कोई अच्छाई हो। अगर मान लीजिए कुछ बुरा हो जाए जो आपको तात्कालिक रूप से बुरा लगेगा, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा हो। तो ये इतनी बात मैं आपसे जिस उम्र के हैं आप, उस उम्र के हिसाब से मैंने अपनी बात कही। एक तो संधारणीय विकास की बात अपने जहन में रखी कि इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ना कर ले कि हमारा जीवन खतरे में पड़ जाए। अपनी क्षमताओं का विकास करिए और अपनी व्यक्तिगत जो सीमाएं हैं उनको देख करके अपना भविष्य, आपकी जो सीमाएं हैं, अगर आपके अंदर इन्वेस्ट करने की क्षमता है तो आप उस तरह का काम शुरू करें। अगर आपके अंदर इन्वेस्ट करने की क्षमता नहीं है तो उस तरह का काम शुरू करें। अगर आपको मार्केट में घूमने की इच्छा है तो उस तरह का काम चुनें। अगर आपके अंदर बैठ करके काम करने की क्षमता है तो उस तरह का काम चुनें। ये निर्णय आपका है, लेकिन भविष्य सबका उज्ज्वल है। कभी हताश मत होइए, जीवन में सकारात्मक रुख रखिए, सबको सफलता मिलेगी। इन्होंने तो बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बना दी हैं। चढ़ने का जीना भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत काम हो रहा है ना, रास्ता भी नहीं है। और ये जो बता रहे हैं लोअर में, तो कानपुर में मैंने देखा है, गुमटी मार्केट है, वहाँ पे ठेले पे लगा के वो बेचते रहते हैं। तो लिख देता है 150 रुपये प्रति पीस, फिक्स रेट। दिल्ली में चले और जनपद में, करोल बाग में इसी तरह से सब बिकते रहते हैं। पता नहीं कहाँ से बन के आ रहे हैं, हो सकता है देवरिया का ही नहीं, यहाँ से बन के जा रहा है। तो ये मार्केट आपको अपने आप कैप्चर कर लेंगे आप, जब आप उस क्षेत्र में उतरेंगे, लेकिन अपने अंदर विश्वास है। ठीक है, और कोई विशेष बात हो तो बताइए। बाकी विश्वविद्यालय जब भी आप आना चाहें, मैंने पटेल साहब से हम लोग कुछ योजना बनाएंगे। आप लोग घूमना चाहें, देखना चाहें, ज़रूर देखें। एक इच्छा होती होगी कि कैसी व्यवस्था है, क्या है, तो आप सबका स्वागत है देखने के लिए। और बाकी हम लोग कुछ प्रयास करेंगे कि कुछ अच्छा किया जाए समाज का।